देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। अभिव्यक्ति की आजादी और देशद्रोह के बीच लकीर कहां खींची जानी चाहिए? फांसी पर चढ़ाए जाने वाले आतंकवादी और देश की बर्बादी के नारे लगाने के बीच लक्ष्मण रेखा कहां पार हुई है? देशद्रोह का कानून क्या नारे लगाते हुए स्टूडेंट्स पर लगाना चाहिए? आज ऐसे कई पेचीदा सवाल उठे हैं। जेएनयू के कैंपस पर 12 फरवरी को हुए कार्यक्रम में आतंकवादी अफजल गुरु की याद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस इवेंट में मोदी सरकार के खिलाफ कई नारे लगे, साथ ही कश्मीर की आजादी और भारत की बर्बादी के भी नारे लगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद दिल्ली पुलिस ने इस नारेबाजी पर अपनी पूरी ताकत लगाकर कार्रवाई की है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया और उस पर देशद्रोह का केस भी लगाया है। क्या ये एक्शन सही था या गलत? इस बड़े सवाल पर आज हम डिबेट कर रहे हैं आवाज अड्डा में। हमारे साथ एक मेगा पैनल जुड़ा है। इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, जेएनयू के प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय हमारे साथ हैं, एसएफआई के छात्र नेता प्रशांत मुखर्जी से बात करेंगे, आइसा के नेता धनंजय और अभिलाषा, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान हमारे साथ होंगे, सीएसडीएस के फेलो हिलाल अहमद और वरिष्ठ वकील आभा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस डिबेट में कि हम हर पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखें। काफी बड़ा पैनल है, इसलिए सब एक एक करके अपनी राय रखें। लेकिन शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं आज की 2 केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कहा जेएनयू में इस कार्यक्रम के बारे में। जेएनयू में जो कुछ भी हुआ है, इसके लिए मैंने पुलिस कमिश्नर दिल्ली को जो भी आवश्यक इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए वो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होगी। माँ सरस्वती हर परिवार को ये आशीर्वाद देती है कि उनके कंठ से जो स्वर निकले वो राष्ट्र को और उन्नत करने के लिए निकले, वो राष्ट्र को और सशक्त करने के लिए निकले। भारत माँ का जयगान हो, जय घोष हो। भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। इसमें कुछ हद तक राजनीति भी हुई। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का क्या कहना था। जो भी कानूनी कार्रवाई करेगा उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखकर करेगा, और ये भी मैं विश्वास रखता हूं कि कुछ इनके मंत्री लोग और इनके बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो ऐसे ही एंटी नेशनल बयान देते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ सेडिशन की कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल campaign being conducted by this Modi government to clamp down on institutions of higher education and to ensure that the progressive content in these universities and institutions is removed or erased. ओके, चलिए चर्चा शुरू करते हैं और दोनों तरफ के जो व्यूज हैं हम वो ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले लीगल व्यू लेते हैं आभा सिंह जी से। आभा सिंह जी, सेडिशन का जो कानून है या देशद्रोह का कानून है वो क्या नारे लगाते हुए स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल है, जो उसकी परिभाषा है उसके तहत? देखिए, एक तो चीज होता है नारे लगाना, आप सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं, सरकार की एक्टिविटीज के खिलाफ लगा रहे हैं, उसकी कार्रवाई के खिलाफ लगा रहे हैं, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है और वो आप लगा सकते हैं, आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन इस इंसिडेंट में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने अफजल गुरु जो आतंकवादी था, पार्लियामेंट पे अटैक किया था, उसके ऑनर में एक इन्होंने इवेंट करने की कोशिश की, उसके लिए एक उन्होंने मेमोरी की कुछ रखी, जिसको कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के वीसी ने रिफ्यूज कर दिया। जब आपको कल्चरल इवेंट की परमिशन नहीं मिली तो आप पे सबसे पहली चीज डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है। इनफैक्ट इसमें तो एक क्रिमिनल ट्रेसपेस का भी मुकदमा दायर होना चाहिए था। बट व्हाई सेडिशन? बिल्कुल, 124A जो आईपीसी का कहता है कि कोई भी जो लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हेट्रेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन, ये तीनों चीज अगर करता है तो उसको सेडिशन माना जाएगा। इसमें जो है भारत के खिलाफ नारे लगाए गए, भारत की अखंडता को तोड़ने की बात की गई, कश्मीर को भारत से अलग करने की बात की गई, इसलिए 124 आईपीसी के तहत मुकदमा बनाया गया है और अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें 3 साल की सजा है। ठीक है, ये तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब लॉ के एप्लीकेशन के बारे में हम पूछते हैं। अनिल बलूनी जी, कश्मीर आजाद हो नारे श्रीनगर में आए दिन लगते हैं,
ऐसी बातें वहां आए दिन होती है। इनफैक्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसी जो संस्थाएं हैं वो बाय डेफिनेशन फिर सेडिशियस हो जाती है, उनकी क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है? देखिए तमन्ना जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जहां मंगलवार के दिन हमारा वीर सैनिक हनुमंत थप्पा अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था, वहां जेएनयू के अंदर नारे लग रहे थे कि कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और मैं आपको कह सकता हूं कि जिन लोगों ने, जिन टेलीविजन चैनल्स ने इनको पूरा दिखाया है, उनको देख के पूरे देश के अंदर आज एक राय बनी है, पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है और पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल है कि इन ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना ही चाहिए था। और निश्चित तौर पे देखिए आज मुझे बड़ा दुख होता है, मैं लॉ की बात कर रही हूँ और सरकार के एक्शन की बात कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि आपने देश भर में ओपिनियन पोल लेकर फिर पुलिस कमिश्नर को बताया कि कौन सा वो सेक्शन लगाए। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ओपिनियन पोल चाहिए? तमन्ना जी, देश के अंदर भारत, सुनिए, क्या ओपिनियन पोल चाहिए? भारत के मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, इसमें ओपिनियन पोल की जरूरत है क्या आपको? बालूनी जी, किस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, अगर देश के अंदर, सुनिए अनिल बालूनी, देश के अंदर आप बोलिए, लेकिन पहले आप अपना ऑडियो थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि भैया आपको कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं, हम सब आपकी बात सुन रहे हैं। तो कामली और डिसेंटली हम ये डिबेट करेंगे। जी आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए तमन्ना जी, अगर मुझको बुलाना है, जैसे मैं बोलता हूँ, अगर आपको सुनना तो सुनिए, नहीं तो मैं चले जाता हूँ। अगर आप ये कहती हैं, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। जी नहीं चिल्ला, देखिए तमन्ना जी, मैं जैसे कहता हूँ आपको सुनना है तो ठीक है, अगर आपको मेरा बात करना पसंद नहीं आता तो बता दीजिए, मैं चले जाऊंगा। नहीं, हम कह रहे हैं कि जैसे आप पहले शुरू में कामली बोले तो आप अपना पॉइंट रखिए, आप आक्रोश में क्यों आ रहे हैं? मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। और जी देखिए, देश के अंदर क्या ओपिनियन पोल की जरूरत है? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? क्या देश के अंदर भारत मुर्दाबाद के नारे लगेंगे? क्या कश्मीर को तोड़ के रहेंगे? इसमें ओपिनियन पोल कराने की जरूरत समझती हैं क्या आप? नहीं, क्या देश के अंदर इस तरह के नारे लगाना? आप दुनिया के किसी देश में, नहीं, दुनिया के किसी, आपने दुनिया के किसी देश में इस तरह के कोई नारे लगाएगा? क्या ये संभव है? क्या बिल्कुल ऐसी कार्रवाई होगी और देश के अंदर? मैं यही कह रही हूँ आपको कि ये नारे नहीं लगने चाहिए। तो जब ये नारे श्रीनगर में लगते तो वहां पर क्यों नहीं सेडिशन का केस लगाया जाता? ये मेरा केवल सवाल है। बिल्कुल, अगर देखिए, बिल्कुल आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है, जवाब देखिए, इसी तरह की कार्रवाई होगी। तमन्ना जी जो सवाल कर रही है कि कश्मीर में आप क्यों नहीं बंद करते उन लोगों को, क्या आप कश्मीर के सामने घुटने टेक देते हैं जब भारत के खिलाफ नारे लगते हैं या पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है? मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर सही कर रहे हैं, लॉ के हिसाब से सही कर रहे हैं, जैसे आभा सिंह कह रही है सही एक्शन है, मैं ये पूछ रही हूँ कि एक्शन पर हर जगह होना नहीं चाहिए। देखिए तमन्ना जी, बड़े दुख की बात है कि आज जब सारा पूरा देश एक साथ खड़ा होता है और आपको चर्चा किस पे करनी है और आप चर्चा कहां ले आती है, बड़ा दुखद है। आज हम जेएनयू के ऊपर चर्चा करने के लिए, कश्मीर के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कश्मीर में भी जब नारे लगते हैं उस पर भी चर्चा करने के लिए हम आते हैं, उस दिन भी बात करते हैं। आज पूरे देश को एक साथ खड़े होकर क्या बोलना चाहिए और कुछ लोग कैसी राजनीति कर रहे हैं, देख के बड़ा दुख होता है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान देखिए, आज आप सीताराम येचुरी का बयान देखिए, सीताराम का नाम सीताराम जरूर है, रावणों जैसी बात कर रहे हैं। देश के अंदर किस तरह की बात की जा रही है? क्या इनको डिफेंड करने की बात की जा रही है? आज ये चर्चा हो रही है कि कन्हैया ने ये भाषण दिया कि नहीं दिया, कन्हैया को निर्दोष तो नहीं थे, किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? कन्हैया दिख रहा है, कन्हैया वहां बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। क्या आप उसमें लिप पढ़ने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा? नहीं, देखिए बालूनी जी, जब अगर ये केस कोर्ट में जाएगा तो लिप रीडिंग भी होगी, इसलिए यहाँ सीएनबीसी आवाज पर हम फैक्ट्स पर डिबेट कर रहे हैं। और आलोक शर्मा जी जब बोलेंगे आप उनको रेटोरिक में जवाब देंगे, वो ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप थोड़ा टेम्परेचर कूल कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी बात हम सुन रहे हैं। नहीं, क्या आलोक शर्मा डिफेंड करना है क्या? आई डोंट नो, लेट्स हियर हिम। आप क्यों प्रियम्प्ट कर रहे हैं? सुन लेते क्या कह रहे हैं आलोक शर्मा जी। कोई बातचीत हुई होगी उनके साथ, आज तो पता नहीं पहले से। नहीं, मैं तो कपिल सिब्बल की बाइट आपको सुनाई, आप तो मतलब दूसरों से आप बात कर लीजिए पहले, फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। आलोक शर्मा जी, कपिल सिब्बल आज कह रहे हैं कि जेएनयू के कैंपस में जो केस हुआ उस पर सेडिशन लगना चाहिए या नहीं, लेकिन जब ऐसे नारे हो रहे हैं, और वही हमने सवाल शुरू में पूछा था कि लक्ष्मण रेखा कहां पर है और कहां क्रॉस हुई है, क्योंकि अफजल गुरु का ये इवेंट हर साल होता है, लेकिन इस बार देश की बर्बादी के नारे लगे हैं, कश्मीर के आजादी के नारे लगे हैं, वहां पर सेडिशन का केस क्यों नहीं लगना चाहिए?
देखिए, किसी ने नहीं कहा है कि सेडिशन का केस नहीं लगना चाहिए, ना ही कपिल सिब्बल जी ने कहा है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी आज कितना उत्तेजित क्यों हैं। हम तो उल्टा सवाल पूछ रहे हैं इनसे। अरे भाई, दिल्ली में 3 दिन 4 दिन हो गए इस घटना को घटे। अरे भाई, सुन तो लीजिए आप, हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप देश को उत्तेजित क्यों करना चाहते हैं, मैं नहीं समझ रहा हूं। आप दिल्ली पुलिस को उत्तेजित कीजिए ना, 4 दिन लग गए FIR लॉन्च करने में। आपका पॉइंट क्या है? बेसिक पोजीशन क्या है? आलोक शर्मा जी, क्लियर कीजिए, आपकी बेसिक पोजीशन क्या है? बेसिक पोजीशन का इसमें कहीं वो नहीं है। अफजल गुरु को फांसी दी, हमारे उच्चतम न्यायालय ने फांसी दी, कांग्रेस के शासनकाल में फांसी दी, पूरे ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो था उसको फॉलो किया गया। उसके बाद भी अगर कोई इस तरह के नारे लगाता है, वो पूरी तरह से देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। इसमें कहीं पर कांग्रेस पार्टी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जानबूझकर झूठा एक चोला राष्ट्रवाद का पहने हुए। किसने कहा है? कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने कहा है कि आप केस दर्ज मत कीजिए? हम तो कह रहे हैं 3 दिन से कि आप केस दर्ज कीजिए, उसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कीजिए। आप, मैं जानना चाहता हूं, आपने एक व्यक्ति को अंदर कर दिया, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, वहां पर जितने लोगों के 10 लोगों के नाम उस बैनर के नीचे थे, वो आज तक JNU के स्टूडेंट क्यों हैं? वो HRD मिनिस्टर साहिबा अभी बहुत अच्छा प्रवचन दे रही थी इस टीवी चैनल पर, अभी हमने सुना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, VC वहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं अभी तक? मैं जानना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के ऊपर केस लॉन्च हो गया, वो आज भी JNU का स्टूडेंट कैसे है? मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वहां पर उमर खालिद जैसी एक पलटन पूरी है जो अभी भी आजाद घूम रही है, और ये लोग आकर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वो अविनिर्वाण भट्टाचार्य जिसने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं, जो जिस डबल स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, यूपीए सरकार के दौरान आप देखिए जंतर मंतर पर, इतनी जगहों पर आजाद कश्मीर के कितने इवेंट्स होते हैं। तब सेडिशन का केस लगा था या नहीं लगा? इस तरह के नारे नहीं, कभी इस तरह की घटना नहीं घटती है। आज क्यों यहाँ पर कर सकते हैं? नहीं, देखिए, या आज क्यों यहाँ पर कमल मित्र चिनॉय जी, भाई वहां पर डेथ सेंटेंस, कमल मित्र चिनॉय जी, डेथ सेंटेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ा एलिवेट करते हैं कमल मित्र चिनॉय जी। लेकिन पूरी तरह से अगर हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगते हैं, 10 टुकड़े करने की बात की जाती है, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं जानना चाहता हूँ, 3 दिन तक दिल्ली पुलिस ने FIR क्यों नहीं लॉन्च की? ठीक है, कमल मित्र चिनॉय जी, अब इस बात पर आते हैं। जी, मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं जी, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पहले बात यह है कि मीटिंग के लिए उनको इजाजत नहीं मिली। जो लोग इकट्ठे हुए वो करीब 15-20 थे। जो उनके खिलाफ थे, वामपंथी संगठन, AISF, SFI, आइसा वगैरह, और उनके साथ दूसरे तरफ, मगर उसी बात पे नाराज ABVP के लोग थे। वाइस चांसलर ने उसी दिन रात को मीटिंग करवाया, वेंसडे से जी, क्या और उसके बाद इंडिया की बर्बादी के नारे लगे या ना लगे? इंडिया की बर्बादी के नारे लगे या ना लगे? नहीं, ये नारे लगे। इसके अध्यापक संघ ने, छात्र संघ ने और प्रशासन ने, सब ने निंदा की और कहा ये अभद्र है, ये देश के खिलाफ है, और एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में ऐसे नारे लगना बहुत दुखद बात है। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पर। कह नहीं रहा हूं, ये सुनिए भी, यहां बिना बुनियाद आरोप लग रहे हैं। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं VC के और डीन्स के स्टेटमेंट से, जो इंटरनेट पे भी है, JNU इंटरनेट पे। उसमें ये लिखा है, while the JNU community upholds the right to free debate on campus, the university strongly condemns the use of the university as a platform for activities that violate the constitution and the laws of the land. एक मिनट, आप मानते हैं नारे लगे। अब फिर इस बात पर आइए। भाई, मैंने तो आपको सुना दिया, आपने सुना नहीं? नहीं, मैंने सुना। हमने उसका वाइस चांसलर और सारे डीन्स ने खंडन किया। सब सुना मैंने, आपने कंडेम किया है। फिर मैं पूछ रही हूँ, तो क्यों कंडेम किया? क्योंकि ये नारे हमारे संविधान, हमारे कानून, हमारे देश के खिलाफ हैं। ओके, रही बात पुलिस की, नहीं सुनिए,
मैंने एक घपला हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। रही बात लिस्ट की कि जो लोग क्रिमिनल्स पाए गए हैं, एक ही नाम मैं सुनाता हूं, कन्हैया कुमार, प्रेसिडेंट आयसा। कन्हैया कुमार एआईएसएफ में है, जो सीपीआई के साथ है, और वो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष है, और उसको यहां लिखा दिया कन्हैया कुमार प्रेसिडेंट आयसा। फिर एक नाम है अपराजिता राजा, ये माओवादी है, ये डी राजा सीपीआई एमपी की बेटी है। तो ये लिस्ट जो हमें मिला, ये लिस्ट जो हमें मिला पुलिस से, ये लिस्ट ही गलत है। ओके, और हमने पूरे कार्रवाई की है, हम सजा देंगे, सख्त सजा देंगे अध्यापकों को जिन्होंने और किसी ने जिन्होंने इनकी मदद की है, मगर जो कोशिश हम कर सकते थे अपने कानून के तहत हमने किया। एक बार मेरा सवाल सुन तो लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आप भी मानते हैं, सब इसको कंडेम कर रहे हैं कि देश की बर्बादी के नारे लगे, ये हम नहीं सहन कर सकते हैं, नो वन कैन टॉलरेट इट। फिर इस बात पर आते हैं कि अफजल गुरु की याद में इवेंट करना क्या ये देशद्रोह है या नहीं? कमल मित्र चिनॉय। उन्होंने सिर्फ अफजल गुरु का हत्या का बात नहीं किया, उसने कहा जुडिशियल मर्डर, तो वो डबल क्राइम है। एक कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ किया, और आपने किया उन्होंने जानबूझ के उनका हत्या कानूनी तौर से किया। तो हम तो उसकी तो घोर निंदा करते हैं, और हमने किया है खुलेआम, चैनल्स पे किया है, स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए किया है। मगर ये चंद लोग हैं, ये 40 भी नहीं होंगे नंबर में, इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और लोग जेएनयू के बारे में कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये एक माओइस्ट फ्रिंज है जो ये गड़बड़ करती है, और ये केवल जेएनयू में नहीं करते, कई विश्वविद्यालयों में और कई जगह में करती है। तो फिर अरेस्ट आपके मुताबिक होना चाहिए था? अरेस्ट सही हुआ है सेडिशन के अंडर? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर से गांधी जी को याद करता हूं, जो इस सेक्शन के खिलाफ थे। मगर जो कानून है, जैसे कानून इस समय है, वो कानून लागू होगा। ओके, हिलाल, इस पर आते हैं अब कि क्या जेएनयू में जो नारे लगाए जा रहे थे और अफजल गुरु पर कार्यक्रम हर साल हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, इस बार ये क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? और जिस तरह के अरेस्ट हुए हैं 3 दिन बाद, उसके पीछे क्या कहानी नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष जो है वो सीधा इसी सवाल से जुड़ता है कि इसके सिद्धांत क्या हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इवेंट क्या थी। और दूसरा पक्ष है वो है राजनीतिक व्यवस्था का और पॉलिटिकल मैनेजमेंट का। तो पहले जो आपका सवाल है, मैं उसका जवाब दे दूं कि अभिव्यक्ति की आजादी, यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्पेस होती है जहां पर कि आपको खुलकर अपनी बात पर बहस करने का अधिकार है। आप अपनी राय रख सकते हैं, और उस राय को रखने पर आपको विरोधाभासी पर्सपेक्टिव से बातचीत की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जब पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात आती है, तब ये देखना चाहिए, जब ये देखना जरूरी होगा, और ये एक पूरी सीरीज है, चाहे वो रोहित की हत्या हो हैदराबाद में, रोहित की आत्महत्या हो हैदराबाद में, या फिर ये जेएनयू का मामला हो, इसमें जिस तरह से सरकार ने बुद्धिजीवी वर्ग और खास तौर से यूनिवर्सिटीज के खिलाफ एक पोजीशन ले ली है, मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि इससे बातचीत के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और आप एक पूरी संस्था को एक तरीके से टारगेट कर देंगे कि ये देशद्रोही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस इसकी सवाल पर आते हैं हिलाल, और अनिल बलूनी और राकेश सिन्हा भी इसमें आपका व्यू दीजिए। धनंजय भी हमारे साथ हैं जो आयसा के मेंबर हैं, कि फिर कहां पर वो लाइन ड्रॉ होती है, और यही हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी कहां शुरू होती है और देशद्रोह कहां शुरू होता है, और बीच में आप डिस्टिंक्शन कैसे लाएंगे? धनंजय, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप लोग या उस कार्यक्रम में कह रहे थे कि अफजल गुरु की जुडिशियल मर्डर हुई है और उस पर आप लोग बातें कर रहे थे, और साथ में बर्बादी के नारे शुरू हो गए, इंडिया की बर्बादी के नारे शुरू हो गए, तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल गई, आप मानते हैं? और इसलिए सेडिशन का जो एक्ट है बाय लॉ, वो एक्ट यहां पर लागू होता है। टेक्निकली ये जो सेडिशन का एक्ट है, केवल नारों की वजह से लगना मुझे सही नहीं लग रहा है,
और जहां तक बात देश के बर्बादी की नारों की है या पाकिस्तान जिंदाबाद की है, इसको हमने ऑफिशियली कंडेम किया है। अब लेकिन किसने ये नारे लगाए, क्या इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है? उनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना या फिर ऐसी कुछ जो चीजें गलत हुई है उसको तो हमने तब भी गलत कहा था, लेकिन इसको हम लोग जो कुछ भी नारे वहां लगे हैं एंटी नेशनल जिसको कहा जा सकता है उसको हमने कंडेम किया है, अपना पक्ष रखा है उसके बारे में। और जो रोहित वेमुला के मुद्दे पर बीजेपी और एबीवीपी जो फंस चुकी है, पैरों चले जमीन खिसक गई है उनके, उससे निकलने की कोशिश में ये दूसरे एंड को वो जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, एक मिनट, एक बात आपने की थी एबीवीपी की, अब यहाँ जेएनयू के कैंपस में हो क्या रहा है, किस तरह की लड़ाई हो रही है दो पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट विंग्स की, उसकी भी कहानी इस पूरे डिबेट में आती है। हम आपको एक छोटा सा क्लिप सुना रहे हैं, उसमें ये नारे हैं जो जेएनयू के कैंपस पे स्टूडेंट्स ने लगाए थे, लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स पे, और एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने आज मार्च किया था, उसके भी हम नारे आपको सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। अब तो हमारा आजादी क्या लेंगे, आजादी वीर मांगे, आजादी तो एक तरफ एक गुट ऑफ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप कह रहा है देश की बर्बादी और कश्मीर की आजादी, एक दूसरा ग्रुप कह रहा है कि गोली मारो। अब राकेश सिन्हा जी बिल्कुल सब मान रहे हैं, सब कह रहे हैं सही है, आप जब कहेंगे कि इंडिया बर्बाद हो तो वो नहीं सहा जाएगा और बाय लॉ ऑल्सो सेडिशन का कानून वहां लागू होगा, लेकिन जब आप एक प्रोसेस में कहेंगे गोली मारो तो उस पर क्या कानून लागू होगा? मैं ये जानना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति किसी संप्रभु राष्ट्र को चुनौती देता है, देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि राष्ट्र और राज्य और सरकार में अंतर होता है। सरकार का विरोध करना, यदि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी का विरोध होता, आरएसएस के खिलाफ नारे लगते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सेमिनार होता और जिस तरह के नारे लगते, तब पुलिस जाती, तब उनको गिरफ्तार किया जाता, तो यह अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल होता है। लेकिन राज्य जो है, राष्ट्र है, वो किसी आइडियोलॉजी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, वो 125 करोड़ की जनता का भी नहीं है, वो पास्ट, प्रेजेंट और पोस्टरिटी, आने वाली पीढ़ियों का भी राज्य राष्ट्र होता है। और वे छात्र चुनौती दे रहे थे भारतीय राष्ट्र को, कहकर पाकिस्तान जिंदाबाद और जंग तब तक जारी रखेंगे जब तक भारत बर्बाद नहीं हो। वे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र नहीं थे, वे 9वीं 10वीं के छात्र नहीं थे जी, वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो विमर्श के लिए जाना जाता है। उन छात्रों पर यदि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग रहा है और इसे राष्ट्रद्रोह नहीं कहेंगे तो कोई मुझे राष्ट्रद्रोह की परिभाषा बता दे और राष्ट्रद्रोह क्या होता है। और जहां तक आपने एक सवाल पूछा था कश्मीर में क्या हो रहा है, मसरत आलम पर क्यों लगा था राष्ट्रद्रोह का मुकदमा? मसरत आलम पर इसलिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा था, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। मसरत आलम को जब छोड़ा गया था, फिर से उसे हाउस अरेस्ट क्यों किया गया था? क्योंकि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। बिल्कुल सही। यह कहना निहायत गलत है कि कश्मीर की घाटी में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का तमन्ना जी लग रहा है। तमन्ना जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आईएसआई के फ्लैग चलते हैं मुंबई में भी, जब क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान के झंडे लेके लोग घूमते हैं। दैट इज माय पॉइंट। आप कहां पर वो लाइन ड्रॉ करोगे? एक और बात इसमें कि पिछले साल जून में भिंडरनवाला के शहीदी दिवस मनाने की अनुमति जम्मू एंड कश्मीर में दी गई थी। आपको याद होगा कि पहले पोस्टर लगे, पोस्टर फिर निकाले गए, काफी टेंस सिचुएशन था और फिर वहां की सरकार ने अनुमति दी कि आप शहीदी दिवस मना सकते हैं। क्या तब उस केस में भी सेडिशन का मामला लगता है या नहीं, राकेश सिन्हा जी? देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जो कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अगेंस्ट जाएगा उस पर सेडिशन का मामला लगना चाहिए, लगेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कंटेम्प्ट का मामला लग सकता है, अरुंधति राय ने कश्मीर पर भाषण दिया था, वाले पे क्या राय है वो तो बताइए। यह कहना कि सेडिशन का मामला नहीं लगेगा
मैं यह जानना चाहता हूं, मैं उस मानसिकता का विरोध कर रहा हूं जो भारत से कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उनके औचित्य को साबित करने के लिए, उनको बचाने के लिए आप भानुमति का कुनबा तैयार कर रही हैं। भारत के टीवी चैनल पर यह डिबेट हो रहा है कि उन पर क्यों लग रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। नहीं अरे आप ये बताइए कि अब डिबेट क्या जाए, यदि आप गृह मंत्री होती है या नहीं, तमन्ना जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तमन्ना जी मुझे जवाब चाहिए। आजादी है नहीं ये भी बता दीजिए। आप यदि गृह मंत्री होती तो क्या करती? नहीं, क्या उनका अभिनंदन करती, क्या उनको माला पहनाती, क्या उनको? लेकिन सबसे पहले जो पहले मुझे आश्चर्य लग रहा है कि टेलीविजन चैनल पर टेबल करी गई, हम पार्टियों में बटे। मुझे अच्छा लगा कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधे शब्दों में उसका समर्थन किया। अच्छी बात है, लेकिन एक लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। जब डिसिप्लिनरी इंक्वायरी ऑर्डर हुई तो उस इंक्वायरी की रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल करी गई, सच्चाई क्यों नहीं सामने आ गई कि किसने क्या किया। जेएनयू की मैं खुद छात्रा रही हूं, मुझे मालूम है वहां पे एबीवीपी के फुटप्रिंट ज्यादा नहीं है, वहां पे जो है कांग्रेस के भी ज्यादा नहीं है, ये कम्युनिस्ट एरिया है वो, और ये शायद एक पोलिटिसाइजेशन करके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। इसमें देखने की जरूरत है कि आप छात्रों को नेता लोग क्यों बर्बाद कर रहे हैं। संप्रभुता को चुनौती देने वाले ताकतों के साथ लड़ाई है। कल आप प्रशांत भूषण भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले ताकत मीडिया के सामने जारी रहेगी जब तक राकेश सिन्हा जी कोई इस तरह की बात करे तो हमें समझ में आ सकता है। आभा जी एक मिनट, राकेश तमन्ना जी क्या बात किया जा रहा है? नहीं, आभा जी अपना व्यू दे रही हैं, आप अपना व्यू दे रहे हैं। पक्ष में खड़े होने वाले भी राष्ट्रद्रोही कहे जाएंगे। राष्ट्रद्रोह का जो अभी शरद प्रधान जी, शरद प्रधान जी सीखिए। शरद प्रधान जी अब क्या देखिए, वही जो हम लक्ष्मण रेखा की बात आज कर रहे हैं, वो दोनों तरफ लक्ष्मण रेखा का सवाल उठता है। एक तो ये है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या कुछ भी बोलेंगे वो चलेगा, और दूसरी तरफ ये है कि आप क्या राष्ट्रवादी होने के नाम पर हर एक को चुप कराएंगे वो भी चलेगा या नहीं। कहीं ना कहीं आज ये लक्ष्मण रेखा के बारे में बात करना जरूरी है या नहीं शरद प्रधान जी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि लक्ष्मण रेखा तो उस जगह पर आ जाती है। एक ये है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अपनी व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें चाहे अफजल गुरु का अगर इवेंट था तो अफजल गुरु के जजमेंट को आप क्रिटिसाइज करते, लेकिन प्रो पाकिस्तान नारे लगाना या एंटी इंडिया नारे लगाना वो बिल्कुल नाजायज है, एंटी नेशनल एक्टिविटी है, लेकिन उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसमें कोई डिस्प्यूट है भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस पैनल पर कोई भी बैठा आदमी कह रहा है कि उनके नारे लगाना सही था। अनिल बलूनी जी, राकेश सिन्हा जी, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। हम पूछ रहे हैं आप उस पर एक्शन क्या तो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन माँ के पीछे छात्रों को गलत गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, शरद प्रधान जी अपना पॉइंट साबित करना चाह रहे हैं इस डिबेट में। शरद प्रधान जी अपना पॉइंट जहाँ पे किसी ने गलत कर रहे हैं, किसी ने नारे लगाए, डिबेट होता है जब दो व्यू होते हैं, बिना डिबेट होता नहीं है। जो लोग बिना नारा लगाए इस देश में व्हाइट कॉलर्ड लोग, जो भारत माता को, ये मैं स्मृति ईरानी जी के लिए भी कह रहा हूं कि उनको भारत माता की बड़ी फिक्र लग रही है, लेकिन जो लोग भारत माता के नाम पे को कलंकित करते हैं, रोज यहाँ की महिलाओं के साथ रेप करते हैं, चोरी करते हैं, देशद्रोह करते हैं, यहाँ के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो। इतना भ्रष्टाचारी है, देश को लूटते हैं, वो भी देशद्रोह है, उसके खिलाफ भी इतनी उत्तेजना दिखलाएं तो भला होगा देश का। इसके खिलाफ दिखला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जी जी, उसको इग्नोर किया जाता है, आलोक शर्मा जी, कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, मैं समझता हूं बहुत ही गंभीर विषय है, इसको डिरेल ना किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक अलग चीज है और आज का जो मुद्दा है वो अपने आप में एक अलग चीज है। आज जेएनयू में जो हुआ उसकी सब भर्त्सना कर रहे हैं और जिस तरह से उसको हैंडल किया गया है, सब लोग उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हम कोई भी ये नहीं कह रहे हैं कि जो नारे वहां पर लगे वो ठीक लगे। कहा है ना, ये पीछे से जो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, चाहे शरद जी कर रहे हैं। कौन जस्टिफाई कर रहा है अनिल जी? आप गलत बात कर रहे हैं। अरे आप नहीं कर रहे हैं हम जस्टिफाई। मानसिकता खराब है क्योंकि आप चोरों को डिफेंड कर रहे हैं। बलूनी जी आप देखिए, यही बात है, लक्ष्मण रेखा की जो बात करें बार बार मैं क्यों कह रही हूँ, उनको भी देशद्रोही मानते हैं। अब क्या ये हो गया है कि जो भी सवाल उठाएगा वो देशद्रोही बन गया है?
अब बिल्कुल जो जरूरत है तमन्ना जी कि कानून सेडिशन का जो कानून है उसमें चेंजेस लाए जाए। जो ये कह रहे हैं डिसअफेक्शन, इसको आप डिफाइन करिए कि नारे लगाना जो है सेडिशन होगा, क्योंकि इसमें अभी डेफिनेशन में क्लियरिटी आनी चाहिए। डिसअफेक्शन सुनिए, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सबकी राय हम सुनेंगे एक एक करके। यहाँ पर एक डिबेट हो रही है, डिबेट में दो साइड होते हैं और हर साइड को हम सुनेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। हम आज पूछ रहे हैं कहां खींचे लक्ष्मण रेखा, क्योंकि जेएनयू में अफजल गुरु के पक्ष में बोलने वाले एक कार्यक्रम में ऐसे नारे लगे जिसको कोई भारतीय नहीं सह सकता। भारत के बर्बादी के नारे लगे, पाकिस्तान की जय जयकार हुई, कश्मीर की आजादी की बात हुई और फिर एक स्टूडेंट यूनियन लीडर को सेडिशन के केस में गिरफ्तार किया है। अब यहां पर हम डिबेट करें कि लक्ष्मण रेखा कहां है। धनंजय हमारे साथ जुड़े हैं जो आईसा के मेंबर हैं। धनंजय, आपने पूरी डिबेट को सुनी और अब हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत है, आप भी मानते हैं कि आपको ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए, तो फिर उनकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए और सेडिशन का केस क्यों नहीं लगना चाहिए? जहां तक जेएनयू में जो हुआ जी, आवाज हमें आ रही है आपकी आवाज धनंजय, बोले। जेएनयू में जो हुआ, जी जेएनयू में जो हुआ उसमें लक्ष्मण रेखा पार हुई है। लक्ष्मण रेखा कहां खींची जाए इसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो लक्ष्मण रेखा रिलेटिव हर एक केस में रिलेटिव होगी। जैसे कि आपके भारत में अगर मेहनतकश मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित और रिलीजियस माइनॉरिटी शामिल है तो उसमें देशभक्तों की लिस्ट में हम अपना नाम सबसे ऊपर लिखवाना पसंद करेंगे। और अगर आपके भारत में अंबानी, अदानी और मोदी इन लोग शामिल है धनंजय जी, देखिए धनंजय जी, आप ना टॉपिक को यहाँ से वहाँ नहीं ले जाए। बहुत स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी में क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते और सेडिशन का कानून कहाँ लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, ये बताए कि सबने घोर निंदा की है इन बयानों की और आप लोग आज डिफेंड करें ये कहकर कि जिनको अरेस्ट किया कन्हैया कुमार, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन जब ऐसे नारे लग रहे थे तो उस सारे रैली में जुड़े लोगों ने उन नारों को रोकने की कोशिश भी नहीं की, उससे कोई डिस्कम्फर्ट दिखाया भी नहीं। नारों को रोकने की कोशिश आयशा वालों ने की है, वो हमारे प्रेस स्टेटमेंट में भी हमने कहा है। प्रशांत, आपसे सवाल है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे। प्रशांत, आपसे सवाल है, प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि उस प्रो अफजल प्रोग्राम में एसएफआई और प्रोग्रेसिव सेक्शंस के लोग शामिल नहीं थे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एसएफआई और प्रोग्रेसिव सेक्शंस के लोग अफजल के समर्थन में नहीं थे और हम अपने आप को तमाम न्यूज चैनलों में और न्यूज़पेपर्स में भी ये आ चुका है कि हमने अपने आप को उन स्लोगन से डिसएसोसिएट किया है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, द स्टैंड फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, Kanhaiya Kumar as the leader of the JNUSU was present there to stop any kind of हुलिगैनिज्म, किसी भी तरह की लड़ाई को रोकने के लिए वो वहां मौजूद थे और उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। एबीवीपी और प्रशासन का जो गठजोड़ बन रहा है, आप लगातार जेएनयू को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये आपने ठेका ले रखा है देश में बताने का कि कौन राष्ट्र के साथ है, कौन राष्ट्र विरोधी है। एक मिनट प्रशांत जी, उस पर आते हैं और अनिल बलूनी और राकेश सिन्हा जी से वो सवाल पूछते हैं जो आप रख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार वहां पर थे, तो जब ये नारे लगे कन्हैया कुमार ने क्या किया? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इन नारों के साथ वहां कोई नहीं गया था। वहां तब लोग एसएफआई और प्रोग्रेसिव सेक्शंस के लोग वहां तब मौजूद हुए थे जब वहां एक कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति बनी थी एबीवीपी और उनके बीच में। वहां उनके नारों को समर्थन देने के लिए कोई परमिशन नहीं दी, तो किसका आइडिया था कि अफजल का इवेंट वहां किया जाए? जब रीची ने परमिशन नहीं दी तो आप बताइए किसने वहां पे परमिशन के खिलाफ इवेंट किया? आप रुक जाइए,
मुझे 1 मिनट बोल लेने दीजिए, आप बाद में बोलिएगा। परमिशन के खिलाफ किसी ने इवेंट नहीं किया है, परमिशन 15 मिनट पहले कैंसिल की गई है। पहली चीज, ना हम ऑर्गेनाइजर थे ना हम उस इवेंट में शामिल थे, तो हम क्यों जवाब देंगे। दूसरी चीज, AISF, SFI, AISF और प्रोग्रेसिव सेक्शन जो थे वहां नहीं थे, और कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी की घोर निंदा की जानी चाहिए। ये अघोषित इमरजेंसी है कैंपस के अंदर, बिना वारंट के। अनिल बलूनी जी, आपका रिस्पॉन्स। आपने बिना परमिशन के जो इवेंट किया वो एक क्रिमिनल ट्रेसपेस हो जाता है, 448 आप लोग के तहत गुनाह हो जाता है। जो लोग इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, जो लोग इस देश के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करेंगे, उनके लिए इमरजेंसी है। देखिए, जब बिना परमिशन के इवेंट किया गया तो वो क्रिमिनल ट्रेसपेस हो जाता है। 448 IPC के तहत भी ऑफेंस होता है। मुझे लगता है पुलिस को एक सेक्शन और लगाना चाहिए उन स्टूडेंट्स में जिन्होंने अफजल का इवेंट किया बिना VC की परमिशन के। ओके, अब प्रशांत जी, फिर बात ये आती है कि देखिए, अब नहीं, फिर बात ये आती है कि आप कह रहे हैं कि वो नारों के टाइम पर आप लोग नहीं थे, अफजल का इवेंट ही क्यों करें। अब फिर ये सवाल भी उठता है, अफजल का इवेंट ही क्यों करें, प्रो अफजल आप क्यों बोले, क्या आप कल प्रो कसम इवेंट नहीं लिया इवेंट करने का। और हमने 1 मिनट रुक जाइए, जवाब दे देने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं कि हमने इवेंट नहीं करा, SFI नहीं थी इवेंट में। जिसने किया उन सब स्टूडेंट्स को सस्पेंड करिए। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, इस तरह से आप वहां पे पॉलिटिक्स करने नहीं जाते। देश के खिलाफ आप जो है, राष्ट्र के खिलाफ आप लोग द्रोह कर रहे हैं। आप सरकार को क्रिटिसाइज करिए बट राष्ट्र को नहीं करिए। और आप यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स लेके यूनिवर्सिटी की जमीन पे आप इस तरह से राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया सबको सस्पेंड किया। आभा जी 1 मिनट, प्रशांत मुझे शर्म आती है कि मैं JNU की स्टूडेंट रही हूँ। ओके, आभा जी 1 मिनट। जी प्रशांत, 1 मिनट। आप आपको शर्म आनी चाहिए क्योंकि आप RSS की तरफ से बोल रही हैं। जी नहीं, मैं कहना ये चाहता था एक देश की राष्ट्र की स्वाभिमानी। डोंट मेक इट पर्सनल प्रशांत, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। भारत मुर्दाबाद आपके नारे लगाता हुआ दिख रहा है, आप उसको डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। आप यूनिवर्सिटी में ग्रांट्स लेके हम भारत के अखंडता के साथ यहाँ हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। आबादी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आप एक देश नहीं कर रहे हैं। द्रोह की इस तरह की हरकत कर नहीं। अच्छा 1 मिनट, आबादी पढ़ने के लिए गए। आबादी, अच्छा देखिए, जो भी JNU में एडमिशन लेता है वो वहां जाकर पढ़ता है या जो भी करता है, यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह के विचार होते हैं, और इसलिए यही हम तय कर रहे हैं कि कहां पर वो लाइन क्रॉस हुई है। हिलाल, प्रशांत कह रहे हैं कि हम उस चीज का पार्ट नहीं थे, हमने प्रो अफजल वाला किया नहीं था, हमने नारेबाजी नहीं की थी, लेकिन फिर कन्हैया कुमार का अरेस्ट भी नहीं होना। नारे लगाते हुए सारे वीडियोस में तमन्ना जी कन्हैया साहब दिख रहा है, आप देखिए वीडियो। बता देना चाहता हूँ, कन्हैया नारे लगा रहा है साहब, कन्हैया लीड कर रहा है सारे प्रोसेस। कन्हैया कुमार के जो लास्ट स्पीच थी, कन्हैया कुमार की जो लास्ट स्पीच थी, एक मिनट, मैं चुप रहा हूँ, मगर ये झूठ है, ये बिल्कुल असत्य है। आप खुद देखिए, अब वो देखिए वीडियो देखिए, एक मिनट, ये डिस्कशन का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि वीडियो जो है वो अपने आप में एक एविडेंस है, उसमें जो है वो दिख जाएगा। तो आपका हाँ और उनका ना बोलने का कोई इसमें मतलब है ही नहीं, वीडियो हम देख रहे हैं जी। मैं लेकिन बार बार कह रहा हूँ, वीडियो में नारे क्या लगे हैं। ओके, वीडियो में नारे क्या लगी है, तो प्रेसिडेंशियल डिबेट का वीडियो क्लिपिंग आप दिखा रही हैं। पहले आप प्रेसिडेंट का वीडियो हिलाल इस पर आते हैं, हिलाल इस पर आते हैं। जी मैं इस पर आना चाहती हूँ कि ये जो नारे हैं वो गलत थे। अब इस पर आते हैं कि एक प्रो अफजल इवेंट होना चाहिए या नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं, देखिए, ये तो जैसे कहा गया कि प्रोग्रेसिव तबका जो था उसने एक सेल्फ रेगुलेशन तो किया ही ना, कि भाई यानी अगर वो उसका पार्ट नहीं है तो इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि उस तरह का कोई इवेंट ना हो। लेकिन यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा होता है कि और उसमें सर्वोच्च न्यायालय पर भी सवाल उठ सकता है, तो उस पर एक बातचीत तो है, जो इनफॉर्मल बातचीत होती है उसको नहीं रोकना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव तबका जो वहां पर था वो उसका हिस्सा नहीं था, ये बिल्कुल बात साफ हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी स्पेस जो होता है वहां पर आपको अभिव्यक्ति की आजादी का एक अधिकार है,
और उस अधिकार के तहत वहां पर खुले तौर पर बातचीत हो जाएगी। उत्तेजनाओं नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह से। नहीं, ये जो आप क्या कह रहे हो रही है कि 10 टुकड़े हो जाए, परेशानी होगी। आलोक शर्मा जी, एक मिनट, आप लोग याद कीजिए कि कुछ हफ्ते पहले रोहित वेमुला का केस जो आया था सामने, उसमें क्या हुआ था। रोहित वेमुला ने अंत में आत्महत्या कर ली और वो इस प्रेशर में थे क्योंकि उनको एंटी नेशनल बताया गया। उन्होंने एक इवेंट अटेंड किया था याकूब मेमन पर, और तब ये फिर से सवाल उठा था कि क्या वो देशद्रोह है या नहीं। इसलिए ये मुद्दा ज्यादा जरूरी है कि देशद्रोह क्या होता है, क्या नहीं होता है, रादर दैट कौन सी यूनियन वहां पर गई थी, नहीं गई थी, वो एक सेकेंडरी मुद्दा है। जरूरी बात यह है कि देशद्रोह आप कैसे परिभाषित करेंगे, और इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। देशद्रोह क्या है, इसको कौन और कैसे तय करेगा, इस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, रोहित वेमुला के केस की मैंने बात की और वहां पर याकूब मेमन की एक फिल्म दिखाई जा रही थी जिस पर झड़प हुई और फिर जो आगे हुआ हमें पता है, अंत में रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी। अब कैसे ये तय करे कि कोई एक्शन देशद्रोह है या नहीं, क्योंकि अफजल गुरु और याकूब मेमन पर कई सारे एडिटोरियल्स छपे, लोगों ने लेख लिखे। आजकल सोशल मीडिया का एक एज है जहां लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं। अब कैसे तय किया जाएगा कि क्या टॉलरेबल है और क्या एंटी नेशनल है? देखिए, स्वर्गीय रोहित जी ने जो आत्महत्या की उसका केस एक डिफरेंट था। उसमें कई जटिल प्रश्न थे, जिसमें कैंपस में एक्सक्लूजन का सवाल था, दलितों के एक्सक्लूजन का भी सवाल था, और इस कॉम्प्लेक्स इश्यू को इससे नहीं तुलना करना चाहिए। हमारे संविधान में स्पष्ट वर्णित है कि राष्ट्रद्रोह क्या है, और आप किसी छोटे बच्चे से पूछिए, अल्बानिया में बैठा हुआ एक व्यक्ति अल्बानिया की संप्रभुता को चुनौती देता है, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है सोवियत यूनियन, अगर पूर्व सोवियत यूनियन जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होगा। ये पूरी दुनिया में संप्रभुता को चुनौती देने वाले लोगों को राष्ट्रद्रोही माना जाता है। मुझे आश्चर्य इस बात का है, एसएफआई अपने आप को अलग कर रही है। एसएफआई के लोग उसमें विद्यमान थे, एआईएसएफ के लोग विद्यमान थे, कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से थे, और एसएफआई के लोग, एआईएसएफ के लोग भले ही आयोजक नहीं हो लेकिन आयोजन के हिस्से थे। वो अफजल गुरु के समर्थन में खड़े थे, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगा रहे थे, और सीताराम येचुरी का बयान, वो जो डिनायल है प्रशांत का, जो डिनायल है प्रशांत का, और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है वह लीपापोती करने का प्रयास है। नहीं, लीपापोती वामपंथी पार्टियां सिर्फ लीपापोती कर रही हैं। लीपापोती इस कदर से कश्मीर के मामले में, अफजल गुरु के मामले में, मेमन के मामले में नहीं, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के मामले में वामपंथी पार्टियों के बीच में कोई लकीर नहीं है। आज ये बचने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश की जनमत इनके खिलाफ खड़ी हो गई है, अपना दामन बचाने के लिए ये इफ एंड बट, मगर और अगर मगर लगाकर ये बचना चाह रहे हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए देश से। एक मिनट प्रशांत जी, हाँ, आज मैं आप रिप्लाई करता हूँ। नहीं, आप रिप्लाई कीजिए। आप लोग अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें, ये तो क्लियर है, लेकिन उसका बेसिक सवाल पर जी अब मैं कह रहा हूं इस पे, मैं अब इस पे कह देता हूं। आप रोहित वेमुला वाले से शुरुआत करता हूं। रोहित वेमुला पे आपने मिसकोट किया है। वो शुरुआत हुई थी मुजफ्फरनगर बाकी है कि स्क्रीनिंग करवाने से लेकर, उस सिलसिले की शुरुआत केएम कॉलेज न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब एवीवीपी के वाइस प्रेसिडेंट सनी डेरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और मुजफ्फरनगर कहां से जा रहे हैं? बीच में बोल रहे हैं, भारत में राष्ट्रीयता की बात सहिष्णुता क्यों है? शर्म आनी चाहिए टेलीविजन चैनल पर बैठकर बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। एक मिनट राकेश सिन्हा जी, एक मिनट आपको कम से कम इनकी बात तो सुन लेनी चाहिए, कम से कम इनकी बात तो सुन लेनी चाहिए।
नहीं, तमन्ना जी की बात सुनने के लिए बैठे हैं क्या हम लोग? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, डिबेट कंडक्ट कर रही है, बड़ा दुर्भाग्य, पीछे के दरवाजे से बड़ा दरवाजा। देखिए अनिल बलूनी जी, एक मिनट, अनिल बलूनी जी आप आप कभी रोहित वेमुला की बात शुरू कर देती है। अरे आज की बात कीजिए। अच्छा आप एक काम कीजिए ना अनिल बलूनी जी, राम कुरान की बातें कर रही है। अगर भारत के खिलाफ नारे लगते हैं उसकी बात कीजिए ना। नहीं, अच्छा एक काम कीजिए आप अनिल बलूनी, आप कभी कश्मीर ले जा रही है चर्चा को, रोहित वेमुला में ले जाती है। भारत को तोड़ने की बात हो रही है, मुर्दाबाद की बात। अनिल बलूनी जी जो आप इस वक्त कर रहे हैं ना, जो नहीं मैं अच्छा ओके मैं आपको जवाब देती हूँ क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है। अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए। आप जो कर रहे हैं ना ये एग्जाम्पल है आपके टॉलरेंस की कमी का। अब आप एक काम कीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या सवाल सुनना चाहते हैं। आप सवाल भी खुद बता दीजिए, आप जवाब भी खुद बता दीजिए। सारे टीवी चैनल देखिए क्या दिखा रहे हैं। नहीं तो हम जी देखिए आज पूरे देश को क्या हाल है, पूरे देश के अंदर क्या माहौल है। देखिए अनिल बलूनी जी, आपकी डिबेट नहीं चल रही है। नहीं अच्छा एक आप ही डिबेट नहीं कर रही हैं। नहीं अच्छा वो कभी कश्मीर ले जा रही है, नहीं एक मिनट अभी आप प्लीज मेरा जवाब सुन लीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आप उसको जस्टिफाई करने की पीछे से कोशिश करिए। ओके एक मिनट, आप देखिए आप क्या मैसेजिंग दे रहे हैं। आप मुझे मैसेजिंग दे रहे हैं कि सब जो कह रहे हैं वो आप करो और जो मुझे चाहिए वही आप करो। शरद प्रधान जी कश्मीर से आप पहुंच जाती है हैदराबाद, आप बात कीजिए ना आज की। शरद प्रधान जी जो हुआ है नहीं, शरद प्रधान जी एक बात तो साफ है कि इनको अपनी बात सुननी है। दिख रहा है देशद्रोह के काम करते हुए, कन्हैया दिख रहा है नारे लगाते हुए देश के खिलाफ वहाँ। ओके एक मिनट में रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। तमन्ना जी बीजेपी से पूछ लिया करें, डिबेट करने से पहले कौन कौन से सवाल पूछने आप पूछती नहीं है बीजेपी से। प्लीज आप ना अनिल बलूनी जी प्लीज आप लिस्ट दे दीजिए करें। हम शरद जी आपके साथ बहुत डिबेट कर रहे हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं आप किस तरीके से डिबेट करते हैं वो भी हम जानते हैं। आप बीजेपी विरोधी के नाते बैठा कीजिए ना, लेकिन देश विरोधी मत बनिए। जो देश के खिलाफ हो रहा है उसके अनिल बलूनी जी आप एक बात आप सुन लीजिए। एक मिनट अनिल बलूनी जी मैं आप मेरी एक बात आप सुन लीजिए। नहीं एक मिनट, आप मेरे डिबेट पर आके मेरे डिबेट को डिक्टेट नहीं करेंगे। अगर आपको सवाल अच्छे नहीं लग रहे हैं आप जवाब मत दीजिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि आप मुझे बताइए ये पूछो और वो ना पूछो। मेरा आपको एक सुझाव है। नहीं आप सुझाव, थैंक यू फॉर योर सुझाव, आप बाद में मुझे सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल मुझे अपना डिबेट आप कंक्लूड करने दीजिए और अगर आपको ये दूसरे टीवी चैनल जो कह रहे हैं वो करना है तो आप वहाँ देखिए कि क्या कर रहे हैं। फिलहाल लेट मी कंक्लूड माय डिबेट। हिलाल अहमद समझ लीजिए, हिलाल अहमद देश के माहौल के मत चलिए। तमन्ना जी पूरे देश में निंदा हो रही है इसकी। देखिए चुनाव तो मुझे नहीं लड़ने हैं, आप लोगों को लड़ने हैं। मैं जर्नलिज्म करूंगी, आप पॉलिटिक्स कीजिए। आपका मैं ऑडियो डाउन कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास 1 मिनट बचा है और आई वांट टू कंक्लूड माय डिबेट। हिलाल अंत में बस ये बात, एंड मैं पर्सनली नहीं ले रही हूँ जो अनिल बलूनी कह रहे हैं वो उनकी बात है। मैं इस पे बात अपनी रख दूं। पर्सनली नहीं पूरा देश नहीं जी शरद प्रधान इस पे अपनी बात खत्म करना चाहिए। ओके शरद प्रधान मैं सिर्फ बड़ी ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ। अरे बलूनी जी सुन लीजिए, आप ही के लिए कह रहा हूँ। आप लग रहा है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं आज। उसका फ्रस्ट्रेशन का कारण सिर्फ ये हो सकता है कि पूरे किस्से में कोई मुसलमान नहीं था, नहीं तो आप दंगा करवा देते, नहीं तो आप दंगा करवा देते। ये आपका फ्रस्ट्रेशन इसीलिए आपको लग रहा है कि काश उसमें कोई मुसलमान देश के माहौल को अफसोस की बात है। चलिए सबका ऑडियो डाउन क्योंकि समय समाप्त हो गया है डिबेट में। अनिल बलूनी जी आपने मेरे डिबेट का लास्ट हिस्सा थोड़ा डिरेल कर दिया, लेकिन बस अंत में ये मैं कहना चाहती हूँ कि दूसरे चैनल जो कर रहे हैं, सीएनबीसी आवाज अपनी कहानी करता है और हमने अपना सवाल पूछा है। फिर से सवाल में दोहराती हूँ, लक्ष्मण रेखा कहाँ खींची जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और देशद्रोह के बीच में, दूसरी तरफ नेशनलिज्म और फ्रीडम का गला घोटने के बीच में कहां पर लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। ये डिबेट है जो आज सिर्फ शुरू हुई है और इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए इस डिबेट में। नमस्कार।